टू स्टार्ट विद लोग मूव क्यों करते हैं? क्योंकि अगर मैं देखूं तो यहाँ पर रहते हुए, दुबई में रहते हुए सब कुछ ठीक है, लेकिन ऑफ कोर्स परमानेंसी नहीं है जिसकी वजह से लोग हम्म। मूव करते हैं। ऑल्दो के मैं कहता हूँ कि अब जो सिनेरियोज चेंज हो रहे हैं, अगर आपका इफ़ यू आर आउट ऑफ दिस जॉब माइंडसेट, तो उसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस क्रिएट हो जाते हैं इस रीजन के अंदर भी, क्योंकि गोल्डन वीज़ाज़ हैं। और अगर आपके बिजनेसेस अच्छे चल रहे हैं, ऑनलाइन काम अच्छा चल रहा है, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बहुत इजीली 5 से 10 हज़ार डॉलर्स बना रहे हैं इस वक्त, पाकिस्तान में बैठकर, इंडिया में बैठकर, यूएई में बैठकर, कहीं भी बैठकर अगर इतने पैसे आप बना रहे हैं, तो और आप यंग हैं, तो फिलहाल आपको इमिग्रेशन की ऐसा ज़रूरत है नहीं। मतलब आप सारे काम कर हम्म। सकते हैं, और इवन अगर आप उसको स्केल करना चाहें अपने बिजनेस को, वो भी बहुत आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं, जो कि इनफैक्ट आपको कनाडा में शायद उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ ना मिले जिस तरह की, क्योंकि ग्रोथ यहाँ पर उस तरह की फ्यूलिंग हुई हुई है, तो उसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर नज़र आ रही होती हैं। तो अगर मैं दो तरह से बात करूंगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कनाडा से यहाँ पर मूव करना चाहते हैं, क्योंकि मेरा जो चैनल है या तुम्हारा जो चैनल है उसमें दोनों तरह के लोग हैं जो मूव करना चाहते हैं हम्म। फ्रॉम लेट्स से कनाडा टू एनीवेयर इन द वर्ल्ड, लेट्स से इवन यूएस मूव करना चाहते हैं, या दुबई मूव करना चाहते हैं, या इवन कभी कभी लोग पाकिस्तान इंडिया मूव करना चाहते हैं वापस फॉर हम्म। वेरी डिफरेंट रीजंस। तो इसके अलावा जो दूसरे लोग हैं वो यहाँ से मूव करना चाहते हैं, दुबई से। तो अगर हम दोनों की सिचुएशन देखें स्पेसिफिकली इन इन फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले मेरी बात हो रही थी कुछ लोगों से, तो वो बता रहे थे कि यार आप जब कनाडा छोड़ते हैं, तो आपको लिटरली, अगर आप लेट्स से लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए कनाडा छोड़ रहे हैं, लेट्स से आप सोच रहे हैं कि यार 5-10 साल तक तो मुझे दोबारा नहीं जाना, तो उसमें कुछ लोगों ने रेकमेंड किया था कि अपनी प्रॉपर्टीज तक सेल कर दें, क्योंकि वो बिल्कुल। जो है वो आपको लाइबिलिटी बन जाएगी। तो मुझे वो पहले पूछना है, उसके बाद फिर मैं आऊँगा उस पॉइंट पर कि अगर आप हम्म। दुबई छोड़ते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए या किस तरह से लोग कर रहे होते हैं। तो पहले मुझे ये बताओ कि अगर वो कनाडा लोग छोड़ रहे हैं, तो क्या-क्या पॉइंट्स हैं, लेट्स से दुबई आ रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, तो क्या-क्या पॉइंट्स हैं जो कि उनके दिमाग में होने चाहिए? हाँ, असल में तुमने सही कहा कि दो तरह के लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि उन्होंने कनाडा मूव करना है, चाहे वो दुबई से आ रहे हो, पाकिस्तान से आ रहे हो, इंडिया से आ रहा हो। वो ज़्यादातर जॉब सैलरी बेस्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं, ज़्यादातर वही होते हैं, क्योंकि जो बिजनेस बेस्ड पर्सन है उसका तो ऑलरेडी बिजनेस इस्टेब्लिश है। हुँ, ठीक है, उसको उसको मूव करना भी मुश्किल होगा क्योंकि उसको अपना बिजनेस वाइंड अप करना पड़ेगा, अनलेस उसका बिजनेस जो है वो इस नेचर का है कि उसको उसको ऑनलाइन बैठ के मैनेज कर सकता है, फिर तो वो यहाँ आ सकता है। लेकिन हुँ, ज़्यादातर जो लोग आते हैं वो आते हैं सैलरीड बेस। उनकी इनसिक्योरिटी यही होती है कि भाई मुझे हेल्थ केयर चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर मुझे कुछ हो जाता है पाकिस्तान में ख़ास तौर पे इंडिया का मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान में अगर आपको खुदा ना खास्ता कोई सीरियस बीमारी आती है तो आपका पैसा जो है पानी की तरह बहता है। दुबई में ऑफ कोर्स आपके पास एम्प्लॉयमेंट के थ्रू हेल्थ इंश्योरेंस है, लेकिन अगर इंडिया में भी ये सिचुएशन है जो पाकिस्तान में है तो ऑफ कोर्स ये एक इनसिक्योरिटी होती है। इसके अलावा बच्चों के एजुकेशन के लिए लोग देखते हैं कि बच्चों की एजुकेशन जो है वो फ्री तो नहीं होती लेकिन सब्सिडाइज हो जाती है यहाँ आके, खासतौर पे जो हायर एजुकेशन है। तो इस इन इन 2 चीज़ों को लेके लोग सोचते हैं कि भाई हमने बाहर मूव करना है। अब आप आ तो जाते हैं यहाँ पे, लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ के जो अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं वो अलग हैं। एक तो अगर आप अच्छी सैलरी छोड़ के आ रहे हैं दुबई से ख़ास तौर पे, या इवन पाकिस्तान से या इंडिया से, तो वो सैलरी आपको यहाँ नहीं मिलती। अगर मिलती भी है तो उस पे ऑलमोस्ट 50+% टैक्स कटता है। ये तो सिर्फ हम बात कर रहे हैं इनकम के ऊपर टैक्स। फिर आप यहाँ आके प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हैं, आप यहाँ आके जीएसटी पे करते हैं प्रीटी मच हर ट्रांज़ैक्शन के ऊपर, यानी कि 13% जीएसटी तो मिनिमम आपने पे करना है हर ट्रांज़ैक्शन पे। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे शॉकिंग लगी थी, ख़ास तौर पे यूज़्ड कार। यानी कि यूज़्ड कार एक नेसेसिटी है, एक कमोडिटी है। अ, उस पे टैक्स लेने का कोई जवाज़ बनता नहीं है। लेकिन अगर मैं और आप वही अगर हम यहाँ रह रहे हैं और मैंने अपनी पुरानी 15 साल पुरानी गाड़ी आपको बेचनी है, तो गवर्नमेंट उस पे भी टैक्स लेगी मुझसे। सही है। हुँ, तो हुँ, हर चीज़ के ऊपर यहाँ टैक्स है। फिर फ्यूल के ऊपर उन्होंने पता नहीं कितने लेवल के टैक्स लगाए हुए हैं, कार्बन टैक्स 1, 2, 3 करके। तो इतनी कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंसिव हो जाती है कि यहाँ आपके पास फिर बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप हुँ, दुबई में रह के सेविंग भी कर रहे हैं या पाकिस्तान में, इंडिया में रह के सेविंग भी कर रहे हैं, अच्छी लाइफ़स्टाइल गुज़ार रहे हैं, तो फिर आपको काफ़ी सोचना पड़ेगा कि आपका वर्थ करता है यहाँ आना कि नहीं। क्योंकि फाइनेंशियल पॉइंट से अगर देखा जाए तो वो एक ज़ीरो ज़ीरो सम गेम है, क्योंकि आप अच्छी वाली सैलरी अगर छोड़ के आ रहे हैं जिसमें आपकी सेविंग भी हो रही है, आपकी अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी है, और यहाँ के अगर आप कम सैलरी पे गुज़ारा कर रहे हैं जिसमें आपका आधे से ज़्यादा जो है टैक्स कट रहा है, और आपका टेक होम जो है वो इतना है कि आप बेयरली अपने एक्सपेंसेस मीट कर रहे हैं, तो
इज़ इट रियली वर्थ इट? यानी कि ये क्वेश्चन हर किसी को सोचना चाहिए। हाँ, अगर आपने ये सोच के आना है कि मुझे अपने बच्चों की जो है वो हायर एजुकेशन करवानी है यहाँ पे, ठीक है, वो सब्सिडाइज़ है लेकिन फिर भी वो कंपैरेटिवली लो है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं उनके हवाले से, और आपको हेल्थ केयर यहाँ पे लेना है तो ऑफ़ कोर्स वो एक वैलिड पॉइंट है। लेकिन अगर आप दुबई से आ रहे हैं, जहाँ आपको ये चीज़ें ईज़िली मिल सकती हैं थ्रू योर एम्प्लॉयमेंट, देन ऑफ़ कोर्स फिर ये क्वेश्चन जो है ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है आंसर करना। अगर आप जीसीसी कंट्रीज़ में रहते हैं, स्पेशली अगर आप यूएई में रहते हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं पर्सनली यूएस के स्टॉक्स के अंदर सर्वा के थ्रू इन्वेस्ट करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लगता है। इसके अंदर 3 मॉड्यूल्स हैं, उसके अंदर सर्वा सेव, सर्वा ट्रेड और सर्वा इन्वेस्ट। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट की अलिफ बे भी नहीं पता, तब आप सर्वा इन्वेस्ट के थ्रू बहुत आराम से ईटीएफ्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। सर्वा ट्रेड के अंदर अगर एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट इस तरह के शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, तो सर्वा ट्रेड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से सर्वा सेव है, जो कि फिक्स इनकम आपको प्रोवाइड करता है, चाहे वो कन्वेंशनल हो चाहे वो शरिया कंप्लाइंट हो, दोनों किस्म की आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सर्वा के प्लेटफॉर्म को अगर आपको यूज़ करना है तो आप मेरा लिंक यूज़ कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको यूज़ करते हुए आपको $50 का रेफरल बोनस मिल सकता है। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। हाँ, मतलब मैं भी एक हिसाब से मैं ये बात कर रहा था कि जो लोग गए थे अभी रिसेंटली दुबई से, और वो मुझे सारी कैलकुलेशन जब बताने बैठे, तो मैंने कहा कि आपके पास एक और रूट भी था, आप नहीं जाते वहाँ पर कनाडा, क्योंकि वो परेशान थे। अभी उनको कोई जॉब मिली थी, ही वाज अर्निंग वेरी वेल हियर, लाइक मैं क्या बोलूँ, यहाँ पर तकरीबन कोई 40,000 45,000 दिरहम्स की सैलरी थी, वेरी वेल, यानी कि इट्स गुड सैलरी हुँ, कंपैरेटिवली। अगर आप कनाडा में जॉब मिलना शुरू हुई है उनको, वो भी तकरीबन कोई 4-5 महीने उनको लगे, और वो उनकी डोमेन की जॉब है, लेकिन वो उनको मिल रही है हार्डली मेरे ख्याल से $1 लाख। अब $1 लाख के अंदर जो है वो टैक्स ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 30-35% के करीब टैक्स होगा। तो उसके बाद वो उनके पास बचते हैं 75, लेट्स से ज़्यादा ही, बल्कि 70 हुँ, से भी कम, 35 $65,000 बचेंगे। तो $5,000 उनकी जेब में आ रहे हैं, जिसमें उनसे मैंने रेंट का पूछा, क्योंकि उनकी बड़ी फैमिली है, तो रेंट उनका तकरीबन $3,000 जा रहा है। तो हुँ, उसके बाद उनकी सेविंग्स ऑफ कोर्स हैं अच्छी खासी। तो वो कह रहे हैं यार, एटलीस्ट मेरे बच्चों की एजुकेशन जो है ना, अब मुझको जो मैं जिस यूनिवर्सिटी की वो बात कर रहे थे, तो उनका बड़ा वाला बेटा जो है उस यूनिवर्सिटी में जा रहा था। हुँ, तो आई थिंक वो कोई बीइंग अ नॉन रेजिडेंट, या बीइंग नॉन कैनेडियन, उनको पे करने पड़ते हैं, आई थिंक $35,000-40,000 पर ईयर पे करने पड़ते हैं, जो कि बीइंग कैनेडियन वो पे कर रहे हैं $5,000 या $6,000, समथिंग लाइक दैट, साल के। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अगर आप ये आपके 2 या 3 बच्चे हैं, तो आप उस कैलकुलेशन को कर लें, जो आपको एडिशनल पैसे देने हैं, और अगले 4 साल के अंदर आप एक्सेलरेटेड सेविंग्स करके दुबई में, मैं उनको कैलकुलेशन करके बता दी थी कि आपकी सैलरी के अंदर आप वो पैसे जमा कर सकते थे। जिस हुँ, लिविंग कंडीशन में अब आप कनाडा में रह रहे हैं, आप उसी लिविंग अपने आप को डाउनग्रेड कर लेते हैं ना दुबई में। आप अपने आप को डाउनग्रेड करते हैं हाँ, उसी लिविंग कंडीशन के हिसाब से जो कि इस वक्त कनाडा में है। फिर आप एक्सेलरेटेड, आप मैं गारंटी करके कह सकता हूँ कि वो बंदा 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर अपने 2 या 3 बच्चों की या पूरी एजुकेशन बिल्कुल, कवर कर सकता था। लेकिन वो चीज़ कभी भी माइंडसेट वो हाँ, बनता ही नहीं है, और वो बंदा हमेशा जो है ना कहेगा कि नहीं यार, मैं तो वहाँ जाके ये फ्री हो जाएगा या कम हो जाएगा, हेल्थ केयर हो हुँ, जाएगी। अब मैं कहता हूँ यार, आपकी जॉब चल रही है इस वक्त सही, ठीक है, किसी को कुछ नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन आप 3-4 साल को तो फोर्सी कर सकते हैं ना, कि 3-4 साल के अंदर क्या हो सकता है मैक्सिमम। वो तो करने हुँ, को तो कुछ नहीं पता, अगले महीने का कुछ नहीं पता, और लॉन्ग टर्म में तो बिल्कुल ही नहीं पता, 10 साल के बाद नहीं पता, लेकिन 10 साल तक लोग 60 ईयर्स तक भी यहाँ पर जॉब करते हैं, 65 ईयर्स तक भी जॉब करते हैं। तो उनकी एज तो सिर्फ 45 थी इस वक्त। तो अगर मैं ये कह रहा था उनसे कि अगर 5 साल भी आप यहाँ गुजार लेते और अपनी सेविंग्स को एक्सेलरेट करते, इन्वेस्टमेंट्स को एक्सेलरेट करते, हुँ, तो आपको फिर मूव कर, सिर्फ ये रीज़न नहीं होता आपका कि बच्चों की एजुकेशन आपको चाहिए, क्योंकि बच्चों को आप भेज सकते थे वहाँ पर और उनकी एजुकेशन हो सकती थी, एंड यू वुड बी लिविंग कंपेयर टू कैनेडा। तीन, अभी हम कॉस्ट ऑफ लिविंग पे भी बात करेंगे, हाँ। लेकिन अगर उसकी हिसाब से बात करें तो इस वक्त जो सिचुएशन है वो उसमें तो नहीं रहते वो। तो वैसे इसमें एक ये पॉइंट और पर्सपेक्टिव भी है। है, एक पॉइंट में वैलिड ये भी है जो कि ये बहुत अनपॉपुलर ओपिनियन है मेरी, कि अब एजुकेशन भी वर्तेबल हो ना, यानी कि या तो आप किसी ऐसे प्रोफेशन में डिग्री कर रहे हैं जो ऑफ कोर्स बहुत ही हाईली स्किल्ड डिग्री होती है, जैसे मेडिकल है, ठीक है, मेडिकल तो आपने किसी मेडिकल स्कूल से ही पढ़ना है, डॉक्टर अगर बनना है तो आपने मेडिकल स्कूल ही जाना है। या लॉयर है, जैसे ही आपको लॉ पढ़ना है तो आपको किसी अच्छे लॉ के स्कूल ही जाना जाना पड़ना है। लेकिन जहाँ बात आती है टेक्नोलॉजी की, जो कि इतनी रैपिडली चेंज हो रही है, मुझे नहीं लगता कि 40,000 पर ईयर डिग्री करना टेक्नोलॉजी के अंदर वर्थवाइल है। यानी कि हम दोनों ने जो है यूके से मास्टर्स किया है,
कहीं किसी ने तुमसे मास्टर की डिग्री पूछी जॉब के नहीं। इंटरव्यूज़ में? किसी ने इवन मुझसे मैं भी नहीं दुबई में पूछा। भी मेरी जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लगा था, वो मेरी पाकिस्तान की हाँ, डिग्री पे लगा हुआ और अभी भी उसी बिल्कुल पे लगा हुआ एग्ज़ैक्टली, था। एग्ज़ैक्टली। हाँ। तो जो कोई भी मैंने और तुमने स्किल्स हासिल की हैं वो ऑन जॉब की हैं या खुद हुँ, अपनी कोर्सेज़ करके या हाथ में हाथ पाँव मार के किए। डिग्री ने हमें कुछ नहीं दिया। हुँ, ख़ास तौर हुँ, पर टेक्नोलॉजी साइड के ऊपर। तो अब ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या जो पेरेंट्स पाकिस्तान में बैठ के या दुबई में बैठ के अपने बच्चों को भेजना चाह रहे हैं कनाडा जैसे मुल्क में या यूएस में इवन टेक्नोलॉजी की फील्ड में डिग्री करने के लिए, क्या वो वर्क करती है इस वक़्त या नहीं करती? गूगल जैसी कंपनीज़ जो हैं, उन्होंने डिग्री की क्वालिफ़िकेशन हटा दी है अपने जॉब क्वालिफ़ाइंग फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया से। प्रोसेस के अंदर। हुँ, तो हुँ, अब ये क्वेश्चन है कि उस फ़ील्ड के अंदर आपने इतनी महँगी डिग्री करनी है कि नहीं करनी है? दैट्स अ वेरी हुँ। बिग क्वेश्चन मार्क। लेकिन हाँ, इसमें पता है जो मसला स्पेसिफ़िक फ़ील्ड है जस्ट टू हाँ, इंटरप्ट हियर हुँ, उसमें एक मसला सिर्फ ये है कि जो लोग नॉर्थ अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज में वेस्टर्न कंट्रीज में ऑलरेडी रह रहे हैं वो ये बात तो कर सकते हैं लेकिन जो पाकिस्तान में रह रहे हैं उनके लिए वहां से पाकिस्तान से हाँ, निकलने का एक पाथ वे जो है ना वो डिग्री ही है बिल्कुल, बिल्कुल। मेजर लेकिन मेजर वो ये पाथ है वे कि हाँ, एग्ज़ैक्टली। अब वो चीज़ें बड़ी मुश्किल हो रही है, जैसे हमने बात की कनाडा के हवाले से कि कनाडा में अब जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनके लिए पीआर का पाथ देना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। तो हम्म अब वो होल सिनेरियो आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये वर्क करता है क्योंकि गारंटी नहीं है कि आपको स्टूडेंट पे आने के बाद पीआर मिल जाएगी। ठीक है, वो रिस्क है, हम्म आप रिस्क ले रहे हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं, हो सकता है नेक्स्ट ईयर वो बिल्कुल ख़त्म कर दें इसको, नो डाउट, हम्म ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। तो वो अब रिस्क लेना जो है वर्क करता है नहीं करता, ये अब लोगों को सोचना पड़ेगा कि वो जब अपने बच्चों को यहाँ भेजें इतनी महंगी एजुकेशन लेने के लिए, तो ये सोच के भेजें कि भाई कोई गारंटी नहीं है कि पीआर मिलेगी या नहीं मिलेगी। सही नहीं बिल्कुल सही है अच्छा हम्म, ये बात तो है लेकिन ऑफ कोर्स फिर इसमें सिर्फ वो न्यूमेरिकल फैक्टर्स जो है ना वो नहीं आते उसमें और बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं जाहिर सी बात है जब हम्म, मैंने ये देखा है कि जब आप बाहर जाते हैं बच्चे बाहर जाते हैं स्पेशली दुबई वाले जो बच्चे होते हैं ना वो जब बाहर जाते हैं ना तो उनको एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है वो नए इन्वायरमेंट के अंदर जाते हैं हम्म, उसके अंदर वो कुछ पॉजिटिव्स भी होते हैं कुछ नेगेटिव्स भी होते हैं लेकिन मेरे ख्याल से पॉजिटिव्स भी होते हैं जिसके अंदर उनको पता चलता है कि यार इंडिपेंडेंट लाइफ कैसे आपको गुजारनी है सो देर आर मेनी फैक्टर्स इन्वॉल्व इन दैट तो सिर्फ और सिर्फ ये तो नहीं है कि हाँ टेक्नोलॉजी का अब कुछ और नहीं करना तो फिर टेक्नोलॉजी ही कर लें आप अच्छा चलो ये तो मुझे समझ में आ गया लेकिन एक और पॉइंट जो हम जिस टॉपिक पर थे कि जब आप मूव करते हैं लेट्स से कनाडा से तो ऐसा सही है कि वो जो कहते हैं कि भाई आप अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं या जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको आप डिस्पोज ऑफ कर दें जस्ट इन हम्म, केस आपको लॉन्ग टर्म मूव करना है कनाडा से बिल्कुल। उसका ताल्लुक है टैक्स टैक्स लॉज के हवाले से, क्योंकि हम्म जितने भी ये कंट्रीज़ हैं ना, कनाडा, यूके, यूएस, इनके टैक्स लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं। यानी कि अगर आप छोड़ के जाना भी चाह रहे हैं और आपने इन्वेस्टमेंट रखी हुई है यहाँ पे, तो एक तो अगर आप नहीं बेच के जाते उसको, तो गवर्नमेंट आपसे विद होल्डिंग टैक्स लेती है। यानी कि गवर्नमेंट उसकी अनरियलाइज्ड गेन के ऊपर आपसे पहले से टैक्स ले लेगी जब आप जा रहे होंगे। ठीक है? 2 कंडीशन है ना, अगर आपने सोच लिया कि भई मैंने घर अपना नहीं बेचना या मेरी रेंटेड प्रॉपर्टी है यहाँ पे, मैंने उसको रखना है यहाँ पे, ठीक है, आप रख सकते हैं, लेकिन इट बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव फॉर यू। तो आपको फिर गवर्नमेंट जो है ना, आपसे वो विथहोल्डिंग टैक्स पहले से कलेक्ट कर लेगी, बेस्ड अपॉन योर अनरियलाइज्ड गेन। अम, इसके अलावा अगर आप रेंटल इनकम ले रहे हैं उस प्रॉपर्टी से, तो उस रेंटल इनकम पे भी टैक्स अप्लाई होता है। वो भी आपको पे करना पड़ेगा और मेरे ख़्याल में अभी हम बात कर रहे थे मुझे उस पे श्योरिटी नहीं है लेकिन हमारे जो कॉमन फ्रेंड है बरोज़ उनकी एक पॉडकास्ट थी, तो उनके मुताबिक 25% टैक्स अप्लाई होता है उस रेंटल इनकम के ऊपर। अगर आपने उस कंट्री में ये कनाडा में घर रखा हुआ है और आप रह कहीं और रहे हैं, तो ऑफ कोर्स उस पे टैक्स अप्लाई होता है। तो ओवरऑल जो टैक्स लायबिलिटी है ना, वो आपकी बहुत बढ़ जाती है और आप टैक्स को जो है ना, बहुत लाइटली नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे सीआरए के पास इतनी पावर है कि अगर आप टैक्स नहीं पे करेंगे, दे कैन इमीडिएटली सीज़ योर बैंक अकाउंट हियर इन कनाडा। अगर हम्म आपने बैंक अकाउंट यहाँ रखा हुआ है, दे कैन विदाउट वारंट आपके बैंक अकाउंट को जो फ्रीज कर सकते हैं, वहाँ से पैसा निकाल सकते हैं। इतनी पावर है सीआरए के पास। तो टैक्स हम्म को जो है ना हमेशा सीरियसली लेना चाहिए क्योंकि अगर आप बगैर बताए भी चले गए ना, देन दे कैन कम आफ्टर यू एंड दे कैन पेनलाइज़ यू वेरी, वेरी हेवीली। अच्छा मुझे एक चीज़ और पूछनी थी ये कनाडा में अगर आप यूएस के इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको हुँ। डिविडेंड्स पे कितना टैक्स लगता है कुछ आइडिया है तो इसमें भी 2 तरह की सिचुएशन है। अगर आपने जो टैक्स फ्री एक सेविंग्स अकाउंट है, टीएफएस जिसको हम कहते हैं, उसमें अगर आपने हम्म स्टॉक रखे हुए तो वो तो टैक्स फ्री होता है, ठीक है? हम्म उस पे कोई टैक्स आपको पे नहीं करना पड़ता। लेकिन लेकिन वो अगर यूएस के आपने तो टैक्स देंगे ना आप नहीं, यही यही एडवांटेज है टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट का कि जो टीएफएस अच्छा अकाउंट है, उसमें अगर आपने इक्विटीज़ बाय की हुई हैं,
तो उस पे जो भी आपको कैपिटल गेन मिलेगा या इवन डिविडेंड इनकम आएगी, उस पे आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। ठीक है, वो अच्छा। टैक्स फ्री है, वो है ही टैक्स फ्री। लेकिन उसका ऑफ हम्म। कोर्स एक अलाउंस होता है, यानी कि हर साल आपको जो है ना 3,000 कुछ करके अलाउंस मिलता रहता है, तो आप वो अपना जो इन्वेस्टमेंट है उस हिसाब से बढ़ा सकते हैं। लेकिन आउटसाइड ऑफ टीएफएस से अगर आपके पास नॉर्मल मार्जिन अकाउंट है, तो उसमें अगर आपने एक्विटीज़ रखी हुई है, ऑफ कोर्स उस पे आपको कैपिटल गेन भी पे करना है। फिर अगर आपके पास यूएस स्टॉक्स हैं और वहाँ से आपको डिविडेंड इनकम आ रही है, वो भी टैक्सेबल होती है, तो उस पे आपको टैक्स हम्म। पे करना पड़ता है कनाडा में। अच्छा। और लेकिन जो जो यूएस के स्टॉक्स होते हैं जो कि नॉन रेजिडेंट्स के लिए होते हैं, जितना मुझे समझ में आता है, क्योंकि अब मैं यहाँ का सिनेरियो बताता हूँ दुबई का। हम्म, यहाँ पर जो है वो जो हाँ, देयर इज़ अ लिमिटेड अमाउंट, बिल्कुल अंकित ने कहा था, क्योंकि ये हमारी लाइव जा रही है वीडियो। मैं बाद में अगर इसको अपलोड करूँ तो लोगों को नहीं पता चलेगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। हम्म, ये लाइव जा रही है वीडियो, तो उसके अंदर अंकित कह रहे हैं कि देयर इज़ अ लिमिटेड अमाउंट टीएफएससी के अंदर, बिल्कुल ऐसा ही है, उसका एक थ्रेशोल्ड होता है। हम्म, लेकिन जो पॉइंट मैं ये कह रहा था कि दुबई के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं यूएस के स्टॉक्स में, तो आपके ऊपर जो डिविडेंड्स पे टैक्स लगता है वो 30% का लगता है। और ये चीज़ सिर्फ दुबई की नहीं है, ये चीज़ आप कहीं भी होंगे पूरी दुनिया में। और ये हम्म, तो टैक्स फ्री है, दुबई खुद टैक्स फ्री है ना, तो वहाँ पर तो दुबई की तरफ से कोई टैक्स नहीं है। ये यूएस की तरफ से ही जब आपको डिविडेंड्स पे आउट होंगे, बीइंग हम्म, नॉन यूएस सिटीजन, नॉन रेजिडेंट यूएस सिटीजन, आपको जो टैक्स लगेगा डिविडेंड्स के ऊपर वो 30% का है। उसका सिर्फ एक वर्क अराउंड है, वो ये कि अगर आप किसी इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउस के अंदर अपना अकाउंट खोलते हैं, जो यहाँ के लोकल ब्रोकरेज हाउसेज हैं, वो तो आपको ये फैसिलिटी नहीं देंगे। लेकिन अगर आप बाहर के कोई ब्रोकरेज हाउसेज हैं उसमें अकाउंट खोलते हैं और आप आयरिश डोमिसाइल्ड ईटीएफ लेते हैं, ये इंडिविजुअल स्टॉक्स पे नहीं है, अगर आप ईटीएफ लेते हैं, उसके अंदर जो आपका टैक्स की जो डिविडेंड्स के ऊपर टैक्स की जो परसेंटेज है, वो 30% नहीं है, वो 15% है। वही परसेंटेज है जो कि नॉर्मल एक यूएस हम्म। सिटीजन की होती। लेकिन उसमें अच्छा, सिर्फ फ्लिप साइड ये है कि आप डायरेक्ट स्टॉक्स नहीं ले सकते, आपको ईटीएफ लेना आपको होगा ईटीएफ और बाय एक करना सिंगल, पड़ेगा। हाँ, ईटीएफ बाय करना पड़ेगा। तो वो फिर भी समझ में आता है हम्म, कि अगर आपकी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, लेट्स से किसी की वन, क्योंकि मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जो कहीं और इन्वेस्ट नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ एक ईटीएफ लेते हैं, वर्ल्ड ईटीएफ। और वो वर्ल्ड ईटीएफ को के ऊपर 1 मिलियन, 2 मिलियन, $3 मिलियन भी जो है ना बना रहे होते हैं, ना उनकी कोई प्रॉपर्टी होती है ना कुछ और होता है। क्योंकि वो ये कहते हैं, और बिल्कुल आई थिंक कुछ हद तक सही भी है बात, कि आपकी जो वर्ल्ड ईटीएफ आपने ले लिया तो उसका जो ओवरऑल एक्सपोजर है वो पूरी दुनिया का है, जिसमें हम्म, टॉप जो कंपनीज होंगी, लेट्स से 100, उसका एक्सपोजर होगा, जिसमें यूएस की ऑलमोस्ट 60% की कंपनीज आ जाती हैं। और कभी हम्म, अगर यूएस की मार्केट अच्छी नहीं परफॉर्म करती, तो ये वाला ईटीएफ जो है ये बेहतर परफॉर्म करेगा, क्योंकि आपका ये ओवरऑल है ना, ये सिर्फ यूएस का नहीं है। तो इसलिए ये जो इसमें फ़ायदा है ना इसका, जो वर्ल्ड ईटीएफ का है, वो एक अपनी अपनी जगह पर ज़बरदस्त चीज़ है। तो इसके अंदर जो है वो अगर मैं कनाडा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो जो बंदा यहाँ पर रहते हुए कनाडा जाता है, तो मेरे ख्याल से अगर लेट से वो इमिग्रेशन पे जा रहा है और अपनी कोई प्रॉपर्टीज यहाँ पर दुबई में है वो छोड़ के जा रहा है, और कोई यहाँ के लेट से स्टॉक्स हैं जो कि छोड़ के जा रहा है, अब मुझे नहीं पता कि जब वो कनाडा जाता है तो उस पर टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या आ सकती हैं। अगर बाय लॉ चलें तो मेरे ख्याल से आपके पास जो फॉरेन इनकम आ रही है या फॉरेन एसेट्स हैं हम्म। जो आपने डिक्लेयर किए हुए हैं, उस पे तो ऑटोमेटिकली आपका टैक्सेबल होगी ना वो। मतलब अगर आप लेट्स से, बिल्कुल। मैं तुम्हारी बात करूं, तुम अगर तुमने दुबई में कोई प्रॉपर्टी ली हुई है, तो वो किस हम्म। तरह से टैक्स होगी कनाडा में? तो वो आपको आपने, अच्छा, ये डिपेंड करता है कि आपने डिक्लेयर किए नहीं किए, बहुत सारे लोग डिक्लेयर नहीं करते। ठीक है, अच्छा। तो अच्छा। अगर आपने डिक्लेयर किया कि भाई आपकी प्रॉपर्टी है किसी फॉरेन कंट्री में, एक्स वाई जी, दुबई दुबई की एग्जांपल ले लेते हैं। हम्म। तो जब तक वो प्रॉपर्टी, अच्छा, अगर प्रॉपर्टी है और उससे आपको रेंटल इनकम आ रही है, हम्म। तो वो इनकम आपको फिर डिक्लेयर बाय लॉ आपको करनी है कनाडा में, सीआरए को करनी है, और फिर सीआरए उससे आप उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। और उसका ठीक टैक्स है, रेट क्या होगा? वही होगा जो वो लोकल का डिपेंड होगा? करता है कि आपका ओवरऑल टैक्स रेट क्या बन रहा है। वो ठीक बेसिकली है। आपकी तमाम इनकम जमा होती है, पर उसके हम्म। ऊपर जो है ओवरऑल टैक्स रेट अप्लाई होता है। तो डिपेंड ठीक करता है। है कि आप अपनी इनकम के किस ब्रैकेट में फॉल कर रहे हैं। लेट्स से हम्म। अगर आपकी 100,000 सैलरी ऑलरेडी है कनाडा में, फिर आपकी फॉरेन इनकम आ रही है, रेंटल इनकम, उसको भी फिर आप ऐड करते हैं उसके उसके ऊपर, फिर वो उस पर टैक्स रेट अप्लाई होता है, जो सीआरए का अपना रेट है। डिपेंड करता है कि आप उसके किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। तो एक तो ये राइट। केस हो गया। दूसरा केस ये है कि अगर आपको उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करना है, तो उस पे जो कैपिटल गेन्स आएगा, वो भी फिर आपको डिक्लेयर करना है बाय लॉ डिक्लेयर करना है, और फिर उस कैपिटल गेन्स पे सीआरए जो है आपको टैक्स पे करने का बोलेगा। ठीक है? हम्म। बहुत से लोग नहीं करते, और सीआरए के पास मेरे ख्याल में कोई ऐसा तरीका नहीं है कि वो फाइंड आउट कर सके कि भाई आपकी प्रॉपर्टी दुबई में है या पाकिस्तान में है या इंडिया में है, और आपने डिस्पोज ऑफ की है। तो उसका अगर आप प्रोसीड्स लेके आ रहे हैं, तो वो पूछ सकते हैं, अगर आप बैंक ट्रांसफ़र करेंगे, पूछेंगे ये प्रोसीड्स कहाँ से आई हैं।
उस वक़्त हो सकता है आप फिर फँस जाएँ, फिर आपको बताना पड़ेगा हाँ भाई ये मेरी प्रॉपर्टी थी। जब आप हुँ, बोलेंगे, उसी वक़्त सीआरए आपको जो है वो टैक्स करेगा। हुँ। या फिर आप कोई कह सकते हैं मुझे गिफ्ट मिला किसी से या वो आप हाँ, वो हम वो अब वही बात है कि अब लोगों के ऊपर है कि वो छुपा सकते हैं या नहीं कर सकते या हुँ, किसी तरह भी झूठ बोलना है। हुँ, हुँ, लेकिन मैं लॉ की बात कर रहा हूँ कि लॉ ये है कि अगर आप रेज़िडेंट हैं कनाडा में, तो फिर आप पे वो तमाम टैक्स अप्लाई होते हैं, चाहे वो इनकम आपकी किसी भी कंट्री से आ रही हो, चाहे वो कैपिटल गेन की सूरत में आ रही हो या रेंटल इनकम की सूरत में आ रही हो। तो जैसे ही आप डिक्लेयर करते हैं या सीआरए को पता चलता है, तो सीआरए आप पे जो है टैक्स लगाएगा।